Okay, dear students, this is class for 30th December in section 1D2, and this class topic is going to be the Gauss's law, and we will be solving few numericals about the Gauss's law. So let's just start from the chapter number 22, Gauss's law. This we already have covered. We already had started this chapter. The main topic of this chapter is what? Obviously, this is Gauss's law. So what does the Gauss's law say? The Gauss's law says that if there is how I will just explain the statement. I will say the statement. But what is the Gauss's law? Gauss's law just gives you the easy way out for uh, finding out the electrical field due to some configuration of charges. Q. For configuration of charges, Gauss law may become very easy to handle and very easy in as compared to the Coulomb's law. अब देखें Coulomb's law के अंदर हमने क्या किया था? We just found I just show you. क्या दिखाता हूँ मैं आपको Coulomb's law में हमने क्या किया था, ताकि थोड़ा सा पता लगे कि हम करने क्या जा रहे हैं और what is this Gauss law is going to be helpful for us. देखें हमने क्या किया Gauss law में, Coulomb's law में, सॉरी, फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, कोई चार्ज डिस्क थी जिसकी हमने फील्ड निकाली एंड इट केम आउट टू बी इज इक्वल टू दिस. अच्छा, फिर हमने, अच्छा ऊपर भी कुछ है सिनेरियोज जिसमें हमने फील्ड निकाली फॉर ऑफ अ लाइन ऑफ अ चार्ज लाइन सेगमेंट. अब इस तरह के सिनेरियोज हम गॉस लॉ के अंदर करेंगे एंड दिस विल बी मच इजियर इन गॉस लॉ. हाउ, वो हम चल के देखते हैं. तो लेट मी जस्ट गो बैक टू द गॉस लॉ के डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो तो गॉस लॉ इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू. किस तरीके से हेल्प करता है मैं बताता हूँ आपको. अच्छा, just before starting to solve the numericals from the end of the chapter, I will just review the basic concepts. So please be very attentive. And if there is anyone who just wants to say anything, I am just right now allowing him to interrupt because आपकी तरफ से कोई response नहीं है ना, तो मैं अभी तो आपको अलाउ कर रहा हूँ. बट इफ इट starts coming very frequently और बहुत ही ज़्यादा आ गए तो I will just try to just hold you. लेकिन अभी तो ऐसी कंडीशन है नहीं. So I hope that you all are in your seats in front of your laptops or in your front of your mobile phones in your hands and you are listening. So if there is a test charge, so you know that there is a field out around itself, around the charge. So अगर हम इस सारे फ्लक्स को अगर हम एक्यूमुलेट कर सकें तो वी कैन जस्ट फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड. अभी तो हम क्या करते हैं कूलम्स लॉ में, इस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं इन इट्स डायरेक्ट फॉर्म. इंटीग्रेशन इस्तेमाल होती है और सारा कूलम्स लॉ के अंदर हमने ये काम किया हुआ है. अच्छा, तो अभी हम जो है ना उसको दूसरा जो चीज़ें मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ वही क्या है कि इफ देयर इज नो चार्ज देयर विल बी नो फ्लक्स आउटसाइड थ्रू द बॉक्स. इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड और आउटसाइड, वन पॉइंट, a box containing an unknown amount of charge. Where unknown amount of charge, अच्छा ये तो unknown है but I just said about the no charge. अच्छा, अगर हमें ये चार्ज मालूम करना हो तो हमें फ्लक्स पता हो तो हम चार्ज पता कर लेंगे. ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट है. कूलम्स लॉ से अभी हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं पता क्योंकि कूलम्स लॉ में फ्लक्स की बात नहीं होती है. तो ये अगर कोई पॉइंट चार्ज होगा इनसाइड तो वी विल जस्ट से दिस इज अ क्लोज सरफेस. इसको जो डब्बा है ना इसको हम कहते हैं क्लोज सरफेस. अच्छा, this is a positive charge inside this closed surface. So there will be a flux outwards. The net flux का मतलब है कि इनवर्ड और आउटवर्ड का माइनस का समेशन. इनवर्ड will be considered negative and outward will be considered positive. अच्छा, if there is the charge is doubled, the flux is also double. अगर चार्ज को डबल कर दिया है
एंड इफ देर इज अ चार्ज इन नेगेटिव, सो द फ्लक्स विल बी इनवर्ट्स। अगर चार्ज को नेगेटिव को हमने डबल कर दिया तो चार्ज थ्रू द क्लोज सरफेस सारी साइडों से जो फ्लक्स आ रहा होगा वो इन्वर्ट होगा और वो इससे डबल हो जाएगा सिंगल चार्ज की वजह से। ओके, तो ये अगर आप बैकग्राउंड के अंदर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठेंगे और किताब पढ़ने बैठेंगे ना, तो यू विल जस्ट फाइंड आउट दैट दिस लेक्चर इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। लेकिन अगर आप लोग अपने पार्ट पे इंडिविजुअल टाइम योर ओन सेल्फ स्टडी टाइप ऑफ थिंग अगर आप नहीं करते इस लेक्चर के बाद, तो देर इज वेरी लिटिल चांस दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज ऑल दीज थिंग्स विच वी आर जस्ट राइट नाउ कवरिंग। सिर्फ लेक्चर से कोई चीज भी समझ नहीं आती है, याद रखिएगा। अच्छा चलें आगे चलते हैं। अच्छा, इफ देर इज नो चार्ज, जीरो चार्ज, देर विल बी नो फ्लक्स। वन थिंग, एक सेकंड आप ये याद रख लें। इफ देर इज अ नेट चार्ज जीरो, ये क्या लिखा हुआ है देखें, मैं इसको जूम करता हूं आपके लिए। For all of you who are just on a mobile phone, this will be very helpful, the extra zooming. But for your laptops, big screens, ये इतनी ज्यादा जूमिंग की जरूरत जैसे मुझे नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट कंडक्टिंग दिस लेक्चर फ्रॉम माय डेस्कटॉप एंड आई हैव अ वेरी बिग स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी। तो जीरो नेट चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, तो जीरो नेट चार्ज। So what happens? The inward flux cancels out the outward flux, thus there is no net flux through the box. Although there are some flux, there is some flux through all the sides, the different flux from different sides कुछ में positive है कुछ में negative है, but eventually the net flux through this closed body is going to be zero. One scenario. The other scenario is okay, there is no charge inside the box. There is only a charge configuration of uniformly charged sheet, but that is outside of the closed surface, which the closed surface which right now we are considering. तो जो हम ये कंसिडर क्लोज सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब थोड़े से उर्दू बोलने की कोशिश करूँ, शायद मैं उर्दू इंग्लिश बोल रहा था अभी तक, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। लोगों ने कहा था कि इंग्लिश ना बोला करें, और इंग्लिश की इतनी अच्छी भी नहीं, मैं बोलता भी नहीं हूँ वैसे, तो कोशिश करता हूँ कि बीच में ना आए। तो क्या हुआ कि ये चार्ज शीट है और चार्ज शीट का मतलब यह है कि देयर इज, अच्छा, इसके इस बॉडी में से फ्लक्स है, इस क्लोज सरफेस में से फ्लक्स गुजर रहा है, लेकिन क्या होगा कि जितना फ्लक्स इसके अंदर इन होगा उतना ही आउट होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लक्स कोई चार्ज इनसाइड द बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रख लें कि अगर बॉक्स क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो उसका नेट फ्लक्स जीरो होगा। देखिए, आप फ्लक्स तो नजर आ रहा है यहाँ से, इस जो फ्रंट ये जो साइड है जहां से शीट की तरफ वाली साइड, उधर से फ्लक्स इन हो रहा है, लेकिन जितना फ्लक्स इन होगा उतना ही फ्लक्स इसमें से आउट भी होगा। अच्छा, डबलिंग द इंक्लोज चार्ज डबल्स द फ्लक्स, ये बात सही है, हमने पहले कर ली। लेकिन डबलिंग द बॉक्स डायमेंशन, यहाँ पे बॉक्स की डायमेंशन पहले क्या थी, इसको देखें, ये बॉक्स और इस बॉक्स के दरमियान देखें। अब हमने क्या किया है, बॉक्स की डायमेंशंस डबल कर दी हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर के दरमियान और इस लेक्चर के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है और लोगों के जहन में इस तरीके से बातें नहीं होती कि क्या बातें। सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज किया जाए, देन आपको नए कॉन्सेप्ट बताए जाएं। अगर प्रीवियस वाला अगर लेक्चर आपको सबसे याद हो सब कुछ और आपने कंसिडर किया और किया हुआ हो, तो फिर तो हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या किया है कि जो भी इसकी डायमेंशन थी इसको डबल कर दिया, तो इस क्लोज सरफेस के मुकाबले में, छोटी से क्लोज सरफेस के मुकाबले में बड़ी क्लोज सरफेस को का क्या होगा, नेट फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो कहते हैं नहीं, बढ़ेगा नहीं। नेट फ्लक्स जो है वो पासिंग लाइंस हैं, जो इसमें से फ्लक्स की जो फील्ड लाइंस हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस की छोटे बॉक्स में से गुजर रही थी इतनी फील्ड लाइंस बड़े बॉक्स में से भी गुजरेंगी। अच्छा, अब यहाँ से फ्लूइड फ्लो की एनालॉजी इन्होंने डिस्कस की हुई है कि अगर कोई पानी गुजर रहा हो, किसी फ्लोइंग वाटर हो, तो उसका वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करते हैं, तो वेलोसिटी, द रेट ऑफ फ्लो, दैट इज वॉल्यूम फ्लो कितना हो रहा है, द रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम फ्लो रेट, ये रहा वॉल्यूम फ्लो रेट, द रेट ऑफ फ्लो, डीवी बाई डी टी के एक किसी पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इज जस्ट पासिंग, तो वो निकलता है वी अपॉन वी इंटू ए से।
अच्छा, अब यहाँ पे जैसे इस रिंग में से पानी गुजर रहा है, तो ये एक एनालॉजी ली है। एनालॉजी का मतलब ये होता है कि एक डोमेन में से दूसरी डोमेन को समझाने के लिए हम इस्तेमाल करें। जैसे करंट होता है, करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी तरीके से अगर हम पानी के फ्लो को इस्तेमाल कर लें फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एक्सप्लेनिंग पर्पस, तो हम कह सकते हैं कि पानी का फ्लो जैसे है करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का, और पानी का फ्लो जैसे शायद पानी का फ्लो पानी पानी के क्या कहते हैं, पानी का फ्लो, सही है, H2O का फ्लो, सही है। तो अ, अब अगर इसमें से कोई फ्लो हो रहा है पानी का, तो ये होता है वी इंटू द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एंड मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द रिंग। इसी तरीके से इस एनालॉजी को इस्तेमाल किया है फॉर फाइंडिंग आउट द फ्लक्स। अभी जो पानी जिससे गुजर रहा है ना इस तरीके से, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स की लाइंस गुजर रही हैं, फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। फ्लक्स की लाइन का मतलब है फील्ड लाइंस। अच्छा, अब अगर इस रिंग को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो क्या होगा, पानी का फ्लो कम हो जाएगा ना। तो उसको हम कहते हैं कि वो कैसे कम हो जाएगा, कि जो अगर ये परपेंडिकुलर बिल्कुल पानी के अगेंस्ट में पड़ी हुई है तो बिल्कुल फुल फ्लो गुजरेगा, देयर इज नो एंगल इन्वॉल्व, 90 का एंगल है। लेकिन इस वाले केस के अंदर ये टिल्टेड होने की वजह से जो पानी का फ्लो होगा दैट विल ओनली बी थ्रू दिस रेड। ये जो रेड है इसकी जो प्रोजेक्शन मिल रही है, इसको हम कहते हैं सिलहूट, भी इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है। अगर कोई बंदा खड़ा हुआ हो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलहूट। सिलहूट का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा खड़ा हुआ हो ना, तो उसका जो साया पड़ रहा होता है उसके अंदर उसकी आंखों की शक्ल, आंखों का रंग, और वो सारे फिगर्स नहीं आ रहे होते हैं, वो सिर्फ आउटलाइन आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड सिलहूट। तो यहाँ पे इन्होंने कई वर्ड इस्तेमाल किया है सिलहूट। तो इसका जो इमेज पड़ रहा होगा तो वो रेड में होगा, तो अब ये जो इसके मुकाबले में इसकी डायमेंशंस कम होगी, इसी तरीके से इसके अंदर जो ये डीवी बाई डी टी है वो कम हो जाएगा। और यही वाली केस फ्लक्स में भी है। तो दैट्स वाई द फ्लक्स लाइन ये आती है, द फील्ड ई मल्टीप्लाई बाय द एरिया और कॉस थीटा, ये हमें कॉस फाई लिखा हुआ है। तो ये कॉस जो भी बना रहा होगा इसके हिसाब से ये टोटल फ्लक्स निकलेगा। और अगर देयर इज नो एंगल, डायरेक्ट परपेंडिकुलर फील्ड लाइन है, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, फ्लक्स इज यूनिफॉर्म, और वो बिल्कुल जो है ना एरिया से नॉर्मल की डायरेक्शन में। एरिया का नॉर्मल जो होता है वो वाली डायरेक्शन होती है, जो अगर कोई क्लोज बॉडी है तो हमेशा नॉर्मल इज आउटसाइड, लेकिन अगर कोई क्लोज बॉडी नहीं है, कोई सरफेस है, तो उसकी डायरेक्शन को हमें मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों ये वाली शक्ल है ना, ये स्केलर प्रोडक्ट की शक्ल है। स्केलर प्रोडक्ट ये होता है कि अगर दो प्रोडक्ट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो आता है वो स्केलर आता है, तो दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और ये स्केलर प्रोडक्ट की नोटेशन है ई डॉट ए, दैट इज ये नोटेशन है फॉर स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए कहते हैं कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें जब और रिजल्टेंट स्केलर हो, तो हम कहते हैं कि दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। और उसको उसकी जो फार्मूला है वो है ई ए कॉस एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अच्छा, तो और ये एरिया तो आमतौर पे हम वेक्टर के तौर पे कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि यहाँ पे इसको डायरेक्शन भी देनी होती है कि एरिया की डायमेंशन क्या है, तो हमने इसको डिफाइन किया है कि एरिया एज ए वेक्टर, कि एरिया की भी डायरेक्शन है। और एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इफ इट्स अ क्लोज सरफेस द डायरेक्शन विल ऑलवेज बी आउटवर्ड्स, लेकिन अगर वो क्लोज सरफेस नहीं है तो डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन बताई हुई है इस वाली केस में, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन राइट साइड पर है। और इसकी डायरेक्शन क्योंकि टिल्ट कर दिया है, तो ये इस पूरे इसका जो नॉर्मल है ए का नॉर्मल, ये ये इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन निकल रही है वो एरिया की डायरेक्शन है। अच्छा, ये जो है चीज़ें मैंने इसके साथ थोड़ा बेहतर तरीके से लास्ट लेक्चर में समझाई हुई थी आपको। अच्छा, अब जो है फ्लक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम जो बात कर रहे हैं ना अभी पिछले पिछले अभी अभी तक जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये है कि भैया जस्ट हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरी सरफेस पे कांस्टेंट है। तो हम जो है डायरेक्ट हम कर सकते हैं,
लेकिन अगर अगर इस वाली स्टेटमेंट में इस एरिया के मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा सिनेरियो कुछ हो सकता है कि एरिया का कोई ऐसा शेप है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो इस पूरे एरिया पे एक जैसी नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हम कहेंगे कि भाई क्या करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटीग्रेशन करके इस टोटल ईए को मालूम करना हो तो इसको इंटीग्रेट कर लो। क्या करो? क्या करो भाई? ये करो कि कहाँ बताऊँ मैं आपको, कैसे बताऊँ? अच्छा, एक सर्कल की सूरत में बताना था मुझे। आगे आ रहा है वो, कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, पीछे इस जगह पे आ रहा है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आपको ये इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं इस वाली चीज़ को थोड़ा सा जल्दी से स्किप करूँगा क्योंकि मुझे आपको न्यूमेरिकल समझाने हैं। तो अच्छा, अब मैं यहाँ पे था, तो हम करेंगे क्या? ये अगर मालूम करना हो, टोटल फ्लक्स मालूम करना हो, टोटल फ्लक्स सिंपल सी स्टेटमेंट क्या है? सिंपल सी स्टेटमेंट ये है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई ए। लेकिन ई अगर कांस्टेंट हो तो, अगर कांस्टेंट ना हो और टोटल फ्लक्स मालूम करना हो इसके पूरे एरिया के पर ई इज कांस्टेंट। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या करो? ए को ए को छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इधर से शायद मैं कुछ समझा सकूं या नहीं। नहीं, ये तो इन्होंने डायरेक्शन बताई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखें, ये जो लाइंस गुजर रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बिल्कुल सरफेस के पैरेलल में, सरफेस के ये पैरेलल है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई कोई सवाल तो करें यार, बीच में कुछ बात तो करें कि भाई ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई है। देर आर 20 स्टूडेंट्स आउट देयर एंड देर इज नो वन स्पीकिंग। कोई तो मुझे इंटरप्ट करे। आई जस्ट फील लाइक स्पीकिंग इन एयर। आपको मालूम है, ये गलत बटन दब गया मुझसे, सॉरी। अच्छा चलें, बैक। इफ यू विल इंटरप्ट आई विल बी वेरी वेरी ग्लैड। अच्छा, अब ये वाली जैसे बात किसी हर किसी को तो नहीं समझ आ रही सकती ना, एक बंदा बात करे ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको ही समझ में आ रही हो। तो देखें, ये जो सरफेस खड़ी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बिल्कुल सामने है, तो इसकी डायरेक्शन क्या कंसीडर की जाएगी? इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, एरिया की डायरेक्शन ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इन 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 लाइन है विद द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। अब यहाँ पे ये केस है और यहाँ पे दूसरा केस क्या है कि रिलेटिव सरफेस है। तो द डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन होगी इसकी ऊपर की तरफ, द नॉर्मल टू द सरफेस। ये डिफाइन किया हुआ है कि इस सरफेस की डायरेक्शन, अगर क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड ऑलवेज अंडरस्टूड है, लेकिन अगर कोई ये क्लोज सरफेस तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक सिंपल सी शीट है, तो इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो इन्होंने बताया कि भाई इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, क्लोज सरफेस, ये दिस सरफेस द शीट। तो क्योंकि एंगल 90 है ना इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ए से, तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ 90 इज जीरो। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर से फ्लक्स विल बी जीरो। बिल्कुल पैरेलल है, कोई फ्लक्स इस लाइन में से इस शीट में से कुछ नहीं गुजरेगा क्योंकि शीट बिल्कुल इसके साथ ही है। सही है। अच्छा, अच्छा, अगर ये वाला केस हो तो फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स होगा ई, क्योंकि ई कांस्टेंट है, लेकिन ए की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन में नहीं है, कुछ थीटा बना रहा है, ए और ई थीटा बना रहा है आपस में। ए की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ऐसे डायगोनल में है, जैसे ऊपर जा रही है, ये नजर आ रही है, ये वाला एरो, ये वाला एरो। और ये जो है ई जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो इनके दरमियान एंगल क्या हो गया? फाई का एंगल दिखा हुआ है इन्होंने। तो इसका होगा ई, नहीं ये होगा ऊपर से ई, ये वाला ई ए कॉस थीटा कॉस फाई, ये वाला। अच्छा, लेकिन अब अगले केस में आ गए, अब यहाँ वाले केस में आ गए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है इस पूरे एरिया में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रल लेना पड़ेगा। छोटे छोटे एरियाज को कंसीडर करें, छोटा सा एरिया डीए कंसीडर किया, उसके अंदर इसकी जो फील्ड थी वो कंसीडर की और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। अच्छा, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो हमें कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ये वाला केस हो गया, ये वाला केस, ये वाला केस।
डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके साथ कॉस थीटा लेना नहीं पड़ेगा। और अगर कॉस थीटा लेंगे भी तो यहाँ पे इसके ए और ई के दरमियान कॉस थीटा कितना है, ये रहा थीटा इज जीरो। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस ऑफ जीरो इज वन। तो ये सिंपल केस बन जाएगा ये वाला। और इसी चीज को डॉट प्रोडक्ट की सूरत में लिख दिया है, तो ये डॉट प्रोडक्ट की सूरत में ई डॉट डी ए, इसका मतलब है कि बीच में कॉस थीटा आ जाएगा तो डॉट हट जाएगा। इसको स्केलर फॉर्म की प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया है। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको पहले करा चुका हूँ, फ्लक्स को मैं रिपीट करते करते जो है थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे करना चाहिए। अच्छा, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ इज एन ऑल्टरनेट टू कूलम्स लॉ। जो काम हम कूलम लॉ से कर सकते हैं वो गॉसेस लॉ से बहुत आसानी से हो जाता है। इसमें किस क्यों आसान हो जाता है, इसलिए कि हमें कूलम्स लॉ के अंदर मुख्तलिफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस में हमें इंटीग्रेशन इस्तेमाल करनी पड़ी, एंड देयर वाज अ रिगरस इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्ड। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को एलिमिनेट कर सकें तो वो है बहुत आसान तरीका बाय गॉसेस लॉ, उसमें इंटीग्रेशन एलिमिनेट हो जाएगी। वो हम आगे चल के देख लेंगे कैसे हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा वो देखिए। क्लोज सरफेस, अगर यहाँ पे चलता हूँ, मैं ऊपर चलता हूँ, न्यूमेरिकल से सॉल्व आएगा, अभी यहाँ पे समझ नहीं आएगी बात, लेकिन न्यूमेरिकल से सॉल्व आएगा। लेकिन फिर भी इवन देन आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि अगर ये डीए हो और ई कांस्टेंट हो, तो ई तो बाहर आ गया इंटीग्रल से, तो इंटीग्रल ऑफ डीए इज व्हाट। अगर सर्कल हो, कोई क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस सर्कल हो, तो सर्कल का डीए क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, द एरिया ऑफ द सर्कल। और एरिया ऑफ द सर्कल यू नो इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, सिंपल। इसी तरीके से सिलेंडर का भी एरिया का अगर इंटीग्रल से आप मालूम करें तो हमें वो इंटीग्रल पहले से मालूम है, वी हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, कि एरिया हमारे पास फॉर्मुलेज मौजूद है, तो ये गॉस लॉ इसको एक्सप्लॉइट करता है। अच्छा, अब गॉस लॉ की बेसिक स्टेटमेंट किया है, मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। जनरल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ, ये स्टेटमेंट है, पूरा प्रूव करके आया है ऊपर। वो आगे वाला प्रूफ जो है मैंने यहाँ पे आपको मैं दोबारा दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ पहले इस स्टेटमेंट पे लेकर आया हूँ, गॉस लॉ की स्टेटमेंट। इसको देखिएगा, यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट दिस स्टेटमेंट राइट नाउ, क्योंकि अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया और कितनी हेल्पफुल हो जाती है ये आपको नहीं पता लगा। लेकिन ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि अगर टोटल फ्लक्स मालूम करना हो किसी भी क्लोज सरफेस से, और क्लोज सरफेस कहाँ पर है, ये वाला सर्कल जो बता रहा है, ये कह रहा है कि ये इंटीग्रल हमने क्लोज सरफेस पे किया है। अच्छा, इंटीग्रल हमने किया क्लोज सरफेस, इस वजह से हमने इस इंटीग्रल के ऊपर ये सर्कल लगा देते हैं ना, इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस। तो टोटल फ्लक्स मालूम करना हो किसी भी क्लोज सरफेस से, तो गॉस लॉ ये कहता है कि उसके अंदर जितना चार्ज इंक्लोज्ड है डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ये इसकी स्टेटमेंट है। और ये क्या चीज है, इंटीग्रल, ये टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स का सिंबल हो गया, ये टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अगर जो भी कोई एरिया है वो उस एरिया पे पूरी की पूरी ई जो है वो कांस्टेंट है और सेम डायरेक्शन में, तो इंटीग्रल हट जाएगा, एरिया सिंपल आ जाएगा। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अब ये गॉस लॉ की वेरियस फॉर्म्स हैं, गॉस लॉ इस फॉर्म्स में आ सकता है। जनरल फॉर्म तो यही वाली है, लेकिन कोई भी ये वाली फॉर्म हो, ये वही वाली तीन फॉर्म्स हैं जो ऊपर फ्लक्स की हमने लिखी थी, ये तीन फॉर्म्स। लेकिन यहाँ पे जो ये गॉस लॉ की स्टेटमेंट है, तो ये यहाँ पर इस तरफ ये आ गया, ये तो टोटल फ्लक्स हो गया, और ये क्या हो गया, क्यू इंक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ की जनरल फॉर्म आ गई। अच्छा, ये मजीद हमें इससे सारी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको वर्ड्स में बता चुका हूँ। और आगे चलते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल जो है लास्ट उसमें हमने सॉल्व किया था, ये वाला। अब हम जाना चाह रहे हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में। अच्छा, गॉस लॉ की एप्लीकेशन में तो अभी हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम ये सॉल्व करना चाह रहे हैं एंड ऑफ द न्यूमेरिकल्स, एंड ऑफ द चैप्टर न्यूमेरिकल्स, दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस क्लास राइट नाउ। 3:30 बजे हम क्लास को ख़त्म करेंगे, लेकिन इससे पहले पहले हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना चाहते हैं। तो व्हाट इज द न्यूमेरिकल, जस्ट लेट मी गो टू द एंड ऑफ द चैप्टर। और कहाँ से शुरू हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। 22.7,
Is there anyone who can just read this 22.7 for me? जी बेटा, कोई रीड करे। आपकी क्लास में मैं नाम लेता हूँ, वो रीड करेगा। जी बासित अली जुल्फिकार, आप ये वाला न्यूमेरिकल जरा रीड करके दिखाएं मुझे, और इसको ऐसे जमा जमा के पढ़ें कि यू ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। नहीं आ रहे? अच्छा, माइक नहीं है इनके पास। अच्छा चले भाई। हिरा अमजद दाऊद पोता, बेटा प्लीज इसको रीड करें। चैप्टर 22.7 को। 22.7, as discussed in section 22.5, human nerve cells have a negative charge and the material of the interior of the cell is a good conductor. If the cell has a net charge of minus 8.65, uh, पीको what कूलम। are the magnitude and direction, inward or outward of the net flux through the cell boundary? हाँ सही है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखें, एक बार सवाल जब पढ़ते हैं ना तो इसका सिनेरियो कोई जहन में क्लियर होता नहीं है, सिर्फ रीडिंग करके चले जाते हैं। इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर जाके बात समझ में आती है मुझे भी। जो कि मैं सॉल्व कर चुका हूँ, मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या बात हो रही है, क्या पूछ रहा है मुझे। मैं इसको पहले सॉल्व करके कॉपी पे यहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल कर चुका हूँ, फिर भी मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस कि आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा, as discussed in section 22.5, human nerve cells have a net negative charge। तो नेगेटिव चार्ज ये उन्होंने कहाँ पे जो डिस्कस किया था हमें नहीं पता, ये क्या डिस्कस किया था। हमें ये पता है यहाँ पे ये कह रही है कि नेट ह्यूमन सेल के अंदर नेट नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इन्होंने जो सिनेरियो बनाया ना ह्यूमन सेल, इसका मतलब है क्लोज बॉडी। ये सिर्फ यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि क्लोज बॉडी, क्लोज सरफेस, किसी भी शेप का, नॉट नेसेसरीली अ सर्कल और अ स्फेयर और अ क्यूब और वॉट एवर। जब स्क्वायर और क्यूब तो हो नहीं सकता, ह्यूमन सर्कल की कोई शक्ल हो सकती है, लेकिन इट कैन बी इरेगुलर शेप, लेकिन इसको बंद होना जरूरी है। अच्छा, तो क्लोज सरफेस आ गई, नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर, और कितना है नेगेटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव यहाँ पे भी लिखा हुआ है, -8.65 पिको कूलम्स है। अब पूछ क्या रहा है? अच्छा, एक और बड़ा यहाँ पे बड़ा बड़ा अच्छा सा जो है क्लू है कि ह्यूमन सेल्स उन्होंने कहा है कि इज अ गुड कंडक्टर। तो ये पॉइंट है गुड कंडक्टर, इसका मतलब ये है कि जो भी सेल होगा उसके ऊपर चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। गुड कंडक्टर का मतलब ये है। अच्छा, if a cell is a net charges, what are the magnitude and direction of what are the magnitude and direction inward or outward of the net flux through the cell boundary? अब देखें, डायरेक्शन तो पता चल गई कि इट विल बी इनवर्ट बिकॉज द चार्ज इंक्लोज्ड is negative. So for a negative charge, the flux is always inward. तो ये inward होगा, आंसर इज inward। अच्छा, उसके फ्लक्स की जो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड हमें बता देता है गॉसेस लॉ 22.7 के क्यू इतना हो, तो कॉजेस लॉ कहता है कि द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, ये वाला, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो दिस इज क्यू एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। So this is Q divided by the value of the epsilon, which is the permittivity of the free air. This is epsilon. So that's how we just came to know that। और ये माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया कि the flux is inward. For inward flux we just take as minus, and for outward flux we just say take it as positive। ये बात हो गई। अच्छा, हम क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है नॉर्मली यही करते हैं, जो ऑड होते हैं, और इवन न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं कुछ नंबर वगैरह चेंज करके, और आप क्योंकि आंसर्स अवेलेबल नहीं होते इसके एंड ऑफ द चैप्टर में। अच्छा, 22.9 मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। 22.9 मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि आपको गॉस लॉ की कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। गॉस लॉ के न्यूमेरिकल आज हम कंप्लीट करेंगे और हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। तो लेट मी जस्ट गो एंड अगेन सेलेक्ट समवन। तो हसन आसिफ, हसन प्लीज ये 22.9 जरा रीड करें।
सो दैट थोड़ी सी क्लास इंटरैक्टिव बने। हसन आसिफ नहीं आ रहे, कोई और रीड कर दे भाई अपनी तरफ से, कोई तो आ जाए वॉलंटियर। इबाद मुशीर, इबाद आप आए और इसको रीड करें। 22.9 नहीं आ रहे भाई। चलें, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। A charged paint is spread in a very thin uniform layer over the surface of a plastic sphere of diameter this। कोई स्फेयर है। अच्छा मैं पूरा पढ़ देता हूँ पहले। A charged paint is spread in a very thin uniform layer over the surface of a plastic sphere of diameter 12 centimeter, giving it a charge of minus 35.0 microcoulombs. Find the electric field just inside the paint layer, just outside the paint layer, 5 centimeter outside the paint surface of the paint layer। अब ये पूछ रहा है कि एक स्फेयर है। अब स्फेयर जो यहाँ पे इस्तेमाल किया ना वर्ड, ये इन्होंने कहा है कि प्लास्टिक स्फेयर है। इसका मतलब ये कंडक्टिव नहीं होगा। लेकिन लेकिन एक और बात इन्होंने कही है कि ये पेंट है कि जो कोई पेंट किया गया, स्प्रे किया गया है। इसका मतलब है कि ये सरफेस पे ही होगा। चार्ज विल ऑलवेज बी एट द सरफेस। 22.9 ये रहा। तो ये जो अगर कोई स्फेयर है, मैंने यहाँ पे स्फेयर बनाया हुआ है, तो चार्ज कहाँ पे इन्होंने पेंट स्प्रे किया है? आउटसाइड पे। इसको आउटसाइड पे पेंट किया, इसका मतलब है कि दिस चार्ज विल ओनली बी, और कंडक्टिव सरफेस नहीं है। अगर ये कंडक्टिव सरफेस होती तो हम कहते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इसको मैं दोबारा जो है इस पॉइंट पर आऊंगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या चीज है, इसका एक पॉइंट। लेकिन अगर यूनिफॉर्म चार्ज जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कंडक्टिव सरफेस तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि चार्ज कहां पर होगा? सिर्फ आउटसाइड लेयर पे होगा। ठीक है, अब सवाल दोबारा से पढ़ते हैं। सिनेरियो डेवलप कर लिया है। चार्ज अंदर है कितना? जो टोटल चार्ज इन्होंने स्प्रे किया है दैट इज माइनस 35 माइक्रोकूलम्स। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ए जस्ट इनसाइड द पेंट लेयर। इनसाइड द पेंट लेयर सरफेस कितनी होगी? इसका मतलब है कि वो ये पूछ रहे हैं कि यहां पर इस पेंट लेयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो एक बात आप याद रखें कि जो चार्ज बॉडी होती है उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई क्रिएट नहीं करता। यानी क्यू जो है, कोई भी क्यू जो होगा, अगर लेट से कि किसी जगह पर है क्यू किसी बॉडी में, तो दे विल जस्ट नॉट क्रिएट एनी फील्ड। अच्छा अब हम इसको प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट उसमें, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में थोड़ी सी डिस्कशन कर चुका हूँ ना, इसलिए मैं दोबारा से करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। लेकिन आई विल जस्ट डू द डिस्कशन अगेन। मुझे पता है कि आप लोगों को याद कुछ भी नहीं होगा। अच्छा अब ये चार्ज इधर है आउटसाइड पे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम कोई एक बॉडी ले लेते हैं, गॉसेस लॉ क्या कहता है कि बॉडी ले लो, क्लोज सरफेस ले लो, तो इसके अंदर की इस लेयर के बिल्कुल छोटा सर्कल हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि अंदर की हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकें। तो जस्ट इनसाइड द पेंट लेयर ई इज इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, और अंदर जब चार्ज नहीं है, ये सारा चार्ज क्यू इज इक्वल टू माइनस 35.0 माइक्रोकूलम इज जस्ट ऑन द सरफेस। तो इसके अंदर की अगर हम बॉडी को इमेजिनरी से सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा गॉसेस लॉ में जो बॉडी होती है, जो जो क्लोज सरफेस होती है, इट्स नॉट नेसेसरीली रियल सरफेस। वो आप जहन से भी सोच भी सकते हैं कि भाई ये बस सरफेस है, तो हमने एक सरफेस सोच ली, क्लोज सरफेस इस स्फीयर के अंदर, so there is no net charge inside the surface. So what does the Coulomb law, the Gauss's law says? The Gauss's law says the field is equal to Q enclosed divided by the epsilon. So there is no Q. This means there is no field. आगे point B. Point B. Just outside the paint layer. Just outside the paint layer. अब जस्ट आउटसाइड द पेंट लेयर को तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई जस्ट आउटसाइड द पेंट लेयर जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसी ही होगी
कि ये सारा का सारा चार्ज एक्यूमुलेटेड है एट द सेंटर। जब भी अगर कोई हम क्लोज सरफेस स्फेयर की बात करें तो वी कैन जस्ट टेक द होल चार्ज विच इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेयर, वी कैन जस्ट टेक इट एज ए पॉइंट चार्ज विच इज एक्यूमुलेटेड एट द पॉइंट। तो ये -30, ये इसको आप अभी अपने जहन में रख लें कि ये पॉइंट है, फिर हम दोबारा भी इस पॉइंट पर आ सकते हैं और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये 30, ये पॉइंट है, मतलब ये मेन पॉइंट है, ये मतलब ये कि ये टिप है जो कि आपको याद रखनी है कि दिस 35, तो हमने कौन सा इस्तेमाल कर लिया, आर किसके बराबर हो गया, ये वो वाला फार्मूला है जो कि पॉइंट चार्ज के लिए हम ई मालूम करने के लिए कूलम्स लॉ में इस्तेमाल करते रहे। तो ये 12 सेंटीमीटर का डायमीटर था, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब ये पे Q इज के मल्टीप्लाई, के की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ ये के हो गया, मल्टीप्लाई बाय द Q मौजूद है 35 माइक्रोकूलम्स, ये रहा माइक्रोकूलम्स, डिवाइड बाय 0.06, इसको मीटर में चेंज कर दिया, तो ये आ गया वैल्यू कैलकुलेट करके 8.74 मल्टीप्लाई 10⁻7। अच्छा, पॉइंट सी, 5 सेंटीमीटर आउटसाइड द सरफेस ऑफ द पेंट लेयर। अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखाया बनाया नहीं है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर अवे है, यहाँ पर कोई यहाँ पे होगा 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा कहीं। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करो, तो वो मैंने मालूम करके दिया आपको कि क्या होगा कि 6 तो पहले था, द सरफेस विद इन द स्फेयर, तो इसके अंदर 5 आउट है, तो यहाँ पे 0.06 की जगह पे 6 की जगह पे 11 सेंटीमीटर हो गया है, तो ये हो गया मीटर्स में चेंज हो गया, तो 0.11 हो गया, और बाकी जो है दोबारा से इसको वही वाला आंसर कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, 22.9 मैंने कर लिया, और पता नहीं मैंने तो कर लिया, आप लोगों ने किया कि नहीं किया, वो तो आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे और पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और अगर पूछेंगे नहीं तो मैं अगले सवाल पे चला जाऊंगा। नेट पे कोई चैट देखूं आपकी मैं, चैट में क्या कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि सर ये इंटीग्रल कहाँ से आ जाते हैं। देखिए, इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई चीज ऐसी है पूरी सरफेस के ऊपर जो कांस्टेंट नहीं है, और आप उसको मल्टीप्लाई करके हिस्सों में बांट करना चाह रहे हैं, उस पूरी सरफेस के ऊपर आप दो चीजों को मल्टीप्लाई करके पूरा एक सम लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि भाई हर हिस्से का अलग अलग जो है वो आप ऐड करो, अलग अलग वैल्यूज को, और उनको सबको एडिशन कर दो, समेशन कर दो सबका। जैसे मैं मिसाल लेता हूँ आपको, आपको मैं मिसाल देता हूँ इसकी इसकी मिसाल देता हूँ मैं लिख के आपको, कि आपको मल्टीप्लाई करना है ए इंटू बी करना है। अगर ए भी कांस्टेंट हो और बी भी कांस्टेंट हो तो सिंपल ए इंटू बी आप दो दो चीजों को मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन क्या हो रहा है कि आपको ए इंटू बी करना है, लेकिन उस ए के अंदर कहीं पर ए जो है वो A1 है, फिर कहीं पर जो है वो B1 है, फिर जो है कहीं पर वो उसमें ए की वैल्यू चेंज हो जाती है, वो A2 हो जाती है, और वो B2 हो जाती है, इस तरीके से A3 हो जाती है और B3 हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे भाई कि मुझे मालूम करना है, अगर ये होता सिंपल ए और बी दोनों कांस्टेंट तो सही होता, लेकिन ए और बी की वैल्यू सारी बदल चेंज हो रही है, तो आप कहते हैं भाई क्या करो कि इसको ये करो कि A इंटू बी करो, A1 इंटू B1 करो, फिर प्लस करो, और A इंटू B2 करो, फिर प्लस करो, और फिर A इंटू B3 कर दो। तो ये चीज आपके पास आ गई कि अगर ए या बी में से कोई चीज वेरी कर रही है, और अगर इसमें से कोई दोनों चीजें वेरी कर रही है, तो तीनों को अलग अलग जमा, दोनों को अलग अलग हर जगह पर अलग अलग मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर लो। लेकिन अगर लेट्स से कि इसमें ए वेरी नहीं कर रहा, ए जो है हमेशा एक जैसा ही है, A1 A2 A3 कोई भी नहीं है, सिर्फ ए है, तो क्या बन सकता है वो बन सकता है ए मल्टीप्लाई बाई B1 प्लस
B2 प्लस B3 प्लस B3, ये हो सकता है। अच्छा, अब ये तो ऐसा है ना कि काउंटेबल नंबर्स हैं, लेकिन अगर ये कोई इनकाउंटेबल नंबर्स हो, इनन्यूमरेबल, जो है वो ए की वैल्यू A1 A2 A3 A1000 तक जा रही हो, या इससे भी ज्यादा जा रही हो, जैसे सर्कल है, एक सर्कल बनाए यहाँ पर, ये सर्कल। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं, कुछ लोगों ने कहा था मुझे, जो आपके सेक्शन में से नहीं, दूसरे सेक्शन में से, कि ये जो ना, हम जो डायरेक्ट ये वाला जो इस तरीके से पूरा सॉल्व करके सामने लाते हैं ना, इसमें मजा नहीं आता है। पूरी तस्वीर ही खींचने का ऑप्शन है, बस लिखने का ऑप्शन नहीं है। तो ये अगर लिखा करें ना, दूसरे टीचर्स लिखते हैं साथ साथ, जैसे बोर्ड पे मैं लिखता हूँ या कोई भी टीचर लिखता है, तो मैंने इसके लिए राइटिंग पैड ऑर्डर किया है। यूनिवर्सिटी ने हमें सपोर्ट किया था कि आप राइटिंग पैड अपना मंगवा लें और लेक्चर उस पर कंडक्ट करें। तो आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड दैट राइटिंग पैड through Daraz, and most probably it will arrive in first week of the first week of the next month, जनवरी में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू कंडक्ट क्लासेस इन अ कन्वेंशनल टाइप ऑफ वे, जहाँ पे आपके पास मैं लिख रहा हूँ चीज़ें। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है थोड़ा ऐसा ऐसा कि आपको इसके लेक्चर के बाद भी टाइम लगाना चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर ये सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं, अगर आप बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट कंसीडर करें, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन एनी सर्कल, इवन अ स्मॉल सर्कल। 1 इंच का भी स्क्वायर होगा ना, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो जहां पर भी ये इस तरह की डीलिंग इनफाइनाइट तौर पे हैंडल करनी हो ना, तो वहां पे हम ये कहते हैं कि क्या करो, कि क्या करो, कि आप इंटीग्रल 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 ऐड कर दो, तो वो इंटीग्रल हो जाएगा। इंटीग्रल का सिंबल अभी मेरे पास है नहीं, तो हो जाएगा इंटीग्रल। इसको इंटीग्रल को समझ लें कि ये इंटीग्रल का सिंबल है A × B। तो ये हो जाएगा कि हर जगह पर A × B हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। और उसकी ज़रूरत है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक लेना है, तो वहाँ पे लिमिट्स आ जाती हैं। तो ये बात हो रही थी। आपका सवाल था यहाँ पे इंटीग्रल कहाँ से आ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब सवाल आ रहा है आपका, सर पेपर में न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं? देखिए, पेपर में 3 घंटे के न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपके जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, सवाल ये वाला सही नहीं है। सवाल आपका ये होना चाहिए कि पेपर में क्या आएगा। तो पेपर में न्यूमेरिकल्स आएंगे, और शॉर्ट आंसर्स अगर कुछ हुए तो फिल इन द ब्लैंक टाइप के। अच्छा, सही है। तो और कोई सवाल मुझे यहाँ पे आप लोगों का, अभी नया कोई सवाल आया? थ्योरी क्यों नहीं होगी? थ्योरी क्वेश्चंस क्यों नहीं? थ्योरी क्वेश्चंस नहीं होंगे? नहीं नहीं, थ्योरी क्वेश्चंस नहीं होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स होंगे ज्यादातर। थ्योरी क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स डेरिवेशंस भी मैंने कोई ज्यादा नहीं रखी हुई होती हैं अपने पेपर में, बिकॉज अच्छा, एक और बात, अगर ये ऑनलाइन पेपर हुआ तो फिर सारा का सारा वो होगा ओपन बुक, और अगर ये कैंपस में हुआ तो फिर ये क्लोज बुक भी हो सकता है, ओपन बुक भी हो सकता है। दैट इज योर ओन चॉइस, कैसा करना चाहते हैं आप। लेकिन अगर ये घरों पे हुआ आपके पेपर ना, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, आप तो नहीं थे लास्ट टाइम, लेकिन इन द लास्ट सेमेस्टर वी वर ऑल इन ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग एंड द लर्निंग। तो पेपर भी ऑनलाइन हुए थे, और ऑनलाइन पेपर में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज बुक। आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, आपको कौन लिमिट कर सकता है? तो क्लोज बुक पेपर इज नॉर्मली अ काइंड ऑफ बुक जिसके अंदर चैप्टर वो वाले सवाल भी आ सकते हैं जो आपने किए हुए हों, क्लास में डिस्कस हुए हुए हों, तो आपने वो करने होते हैं। लेकिन ओपन बुक में फिर वो सवाल थोड़े से मुश्किल कर देते हैं और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं। और क्योंकि एवरीथिंग, द बुक, द इंटरनेट एंड ऑल द थिंग जो आपको अलाउड होती हैं, और कॉपरेशन अलाउड नहीं होती है, लेकिन आप पेपर के अंदर अगर कॉपरेशन करें तो उसको कोई डिटेक्ट करने का भी हमारे पास तरीका नहीं होता। हालांकि बहुत एफर्ट करते हैं लोग यहाँ पर, और पकड़ा भी है लोगों को कि एक ही नेट से और एक ही आईपी से 2 बंदे कनेक्ट हैं, इसका मतलब है कि वो एक ही जगह पे बैठे हुए एक साथ पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और पेपर जो आ रहा होता है ना, वो रैंडम होता है, हर किसी के पास अपना अपना सवाल आ रहा होता है, और कुछ टीचर्स तो इसके अंदर इतनी रैंडमनेस डाल देते हैं कि सवाल भी अलग अलग होते हैं। तो फिर वहाँ पे जो लोग खाली खाली चीटिंग करते हैं ना, वो फंस जाते हैं, सोचते समझते नहीं है। तो एनीवे, टीचर्स हैव देयर ओन मींस ऑफ फाइंडिंग आउट जो आपकी चीटिंग होती है। आपकी नहीं, मतलब ये काम था स्टूडेंट्स की। अच्छा, चलिए, सही है। अब मैं जो है यहाँ पे आना चाह रहा हूँ 22.11 पे। थोड़ा सा मैं थक गया हूँ।
क्योंकि अकेले अकेले ही सारा जो है मैं काम कर रहा हूँ, देयर इज नो वन टू हेल्प मी आउट। मतलब क्या है, मैं आपसे क्या हेल्प चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी इंटरेक्शन। A 6.2 microcoulomb point charge is at the center of the cube with sides of length 0.5 मीटर। एक क्यूब है और उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है 6.2 माइक्रोकूलम्स का। अब इसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाता हूँ, मतलब इसकी इलस्ट्रेशन में दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये हुआ है कि थोड़ा सा पेपर के, ये जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा ना, इसके अंदर मुझे कैम स्कैनर से स्कैन करने में ये प्रॉब्लम हुई है, ये वाला, कि पेपर, कुछ पेपर जो है कैम स्कैनर ने कुछ इस तरह किया है कि आगे पीछे कर दिए हैं। सीक्वेंस मैंने सही स्कैन की थी, लेकिन वो पहला वाला आखिर में आ गया, कि पहला वाला आखिरी वाला पहले आ गया, तो ये प्रॉब्लम हुआ है। 22.11 ऊपर है बजाय इसके कि नीचे हो, और 22.7 जो है वो नीचे है। तो ये हुआ है, बस उल्टा हो गया है, और ये प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, अभी कंटिन्यूस हो रहा है, अभी भी मुझे सॉल्व करना आया नहीं है ये प्रॉब्लम। अच्छा, ये एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, ये रहा, और क्यूब में पड़ा हुआ है, और क्यूब की साइड कितनी है, 0.5 मीटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। और सवाल ये है कि एक फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजरेगा। अब इसमें से आप लोगों में से कोई सवाल को समझ गया है तो आंसर उसके जहन में आ रहा है, आंसर इतना मुश्किल नहीं है, आई कैन जस्ट शो यू द आंसर, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। क्यू है 6.2 माइक्रोकूलम्स। तो एक फेस में से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कांस्टेंट नहीं है इस फेस पे, किसी भी एक फेस के इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस सारे फेसेस किसी भी पॉइंट पे क्यू इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि इसका फेस स्क्वायर का फेस है, सर्कल का फेस नहीं है। अगर कोई होता स्फेयर या सर्कल तो उस सर्कल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी थी, लेकिन इस पॉइंट का डिस्टेंस इस क्यू से ज्यादा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस क्यू से ज्यादा है बजाय इस पॉइंट के, इस पॉइंट के। समझ में आ रही है ना बात। तो एक फेस का कैसे फ्लक्स निकालेंगे, आप में से कोई होना चाहिए जो मुझे बता दे कि इस फेस का इसका फ्लक्स ऐसे निकालेंगे, बिकॉज 1D1 में से डायरेक्टली किसी ने बता दिया था कि अच्छा ये इसको ऐसे कर लेंगे। आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग। जिनके पास माइक नहीं हो तो चलो सही है, ठीक है, लेकिन जिनके पास माइक है वो तो बोल सकते हैं। डेरिवेशन इतनी नहीं होगी, ये वाला सवाल जो आपको नजर आ रहा होगा ना चैट में किसी का, महानूर का, डेरिवेशन इतनी नहीं होंगी, न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल थोड़ा सा नंबर में होते हैं ना तो आसान होते हैं, न्यूमेरिकल्स तो डेरिवेशन भी न्यूमेरिकल्स ही होती है, लेकिन वो जब सिंबल्स में आ जाती है ना तो आप लोग जरा मुश्किल में आ जाते हैं। जी भाई, इबाद मुशीर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि इसका फ्लक्स किसी एक सरफेस से कैसे निकालेंगे। इस सरफेस में से फ्लक्स, क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं। जी भाई, क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, बताए ना कोई, क्यूब की कितनी साइड होती हैं। क्यूब्स की 6 साइड्स होती हैं भाई। अच्छा, अच्छा तो करेंगे क्या भाई, कि इसके अंदर क्यू गॉसेस लॉ अप्लाई कर देंगे, और हमें क्लोज सरफेस पे गॉसेस लॉ अप्लाई करने आदत है, तो सारी साइड से जो फ्लक्स होगा वो हम मालूम कर लेंगे, ये क्यू इंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो क्यू हमें पता है 6.2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन की वैल्यू कर दी। टोटल जो इस क्यूब में से जो आउटपुट फ्लक्स होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए आउटपुट होगा, वो ये होगा, और 6 साइड्स होती हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो एक साइड का आ जाएगा फ्लक्स ये वाला। द टोटल फ्लक्स 5 डिवाइड बाई 6, 6 साइड्स होती हैं, ये फ्लक्स आ गया, टोटल फ्लक्स ये है, हमें गॉस लॉ ने दे दिया। तो वो ये कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, हाउ वुड योर आंसर टू पार्ट ए चेंज इफ द साइड्स वर 0.25 मीटर लॉन्ग। तो अगर साइड्स छोटी हो गई तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो हमने कहीं साइड्स में तो साइज तो हमने डाला ही नहीं है, हमने तो कहा है कि क्लोज सरफेस है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। वर्जलो ये कहता है कि सिर्फ इंक्लोज चार्ज की बात हो रही है, डिपेंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस जस्ट डिपेंड्स ऑन
द enclosed चार्ज नॉट ऑन द डायमेंशंस ऑफ दैट क्लोज सरफेस। तो वो चेंज नहीं होगी, इसका मतलब है कि देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर फ्रॉम पार्ट ए एंड द पार्ट सी। पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी में चेंज आंसर नहीं होगा। अच्छा, तो 22.12 को छोड़ते हैं, हम 22.13 को ले लेते हैं। और क्लास का टाइम तो ओवर हो गया, लेकिन वी हैड स्टार्टेड अ बिट लेट। तो अब लोगों की कोई क्लास तो नहीं है ना इस वक्त? सही है। नो सर। सो ओके, तो वी कैन जस्ट कंटिन्यू अ बिट, ये सवाल को हम पूरा कर लेते हैं। तो a point charge of 5 microcoulomb is located at the x-axis। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन इंटरेस्टिंग उसको ही लगेगा जिसको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए यह है कि वो इस सवाल के अंदर ध्यान दे। और टॉपिक जो है ना, किसी को भी समझ में आएगा तो वो न्यूमेरिकल से ही समझ में आएगा। द कंप्लीट ग्रिप ऑफ द टॉपिक just cannot be attained without the numericals, without the solving the numericals। numericals आपके जहन के ऊपर जोर डालते हैं और फिर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को कंसोलिडेट करते हैं, स्ट्रांग करते हैं। और जब तक कोई एक्सरसाइज ना की जाए ना, जब तक कोई चीज मजबूत नहीं होती। एनीवे anyway, तो भाई ये बहुत बड़ा सवाल है, कोई रीड कर दे मुझे। जी बेटा मानूर, आप इसको रीड करें। माइक इश्यूज है। ओके, पहले किसने रीड किया था वही रीड कर दे पहले से। करीमा, आप रीड करें। करीमा, सर माइक इश्यू है। ओके, कोई बात नहीं, माइक इश्यू है तो। और पहले किसने रीड किया था भाई, आप रीड कर दें। महविश, 22.13। करीमा का भी माइक इश्यू है। ओके, नो प्रॉब्लम, यू आर जस्ट सही है, ठीक है। आपका माइक इश्यू जनरल इश्यू है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। स्पीकर का इशू नहीं होना चाहिए फिर कोई लेक्चर नहीं होगा आपका। माइक इश्यू तो एक्सेप्टेड है। अच्छा देखें, a point charge of +5 microcoulomb is located on the x-axis at x is equal to 4 meters। x एक्सिस पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है 5 माइक्रोकूलम का, और वो x एक्सिस पे 4 पे पड़ा हुआ है, 4 नंबर पे, 4 मीटर्स पे। अच्छा, नेक्स्ट टू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 3 मीटर्स सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो ये सिनेरियो है, मैं आपको दिखाता हूं कि व्हाट इज द सिनेरियो। सिनेरियो ये है कि एक एक्स एक्सिस है ये वाली, 4 के ऊपर 5 माइक्रोकूलम्स का चार्ज पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज। और एक स्फेयर सेंटर पे पड़ा हुआ है जिसका रेडियस 3 मीटर्स है। तो अगर रेडियस 3 मीटर है स्फेयर का, तो सेंटर पे है तो वो इधर इधर -3 होगा, इधर 3 होगा। और इसका जो डिस्टेंस होगा इस लास्ट पॉइंट का स्फेयर का एक्स एक्सिस पे, इस चार्ज से 50 माइक्रोकूलम जो कि 4 पे पड़ा हुआ है, 1 होगा। यानी इसकी सरफेस के आउटसाइड एक चार्ज पड़ा हुआ है और इस स्फेयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अच्छा, तो ये सिनेरियो हो गया। अब ये क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इजिकल टू 3 मीटर्स। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें, इस पॉइंट पे x इजिकल टू 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें। तो दिस इज वेरी इजी, पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से हमने इसको मालूम कर लिया। डिस्टेंस कितना है 3 और 4 के दरमियान, 1 का। तो r की जगह पे 1 डाल दिया, k की जगह पे k की वैल्यू डाल दी, चार्ज की जगह पे q की जगह पे 5 माइक्रोकूलम्स की वैल्यू डाल दी। तो ये आ गया 4.5 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब दूसरा सवाल,
पार्ट बी। पार्ट बी में ये पूछ रहे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू -3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें एट -3, कहाँ गया, ये रहा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करें। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम्स। आसान है, इसका और इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक का 1 है, और ये है +3 और ये है -3, तो 6 हो गया, तो 7 हो गया टोटल। यहाँ पे 7 ले लिया, पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूले से हमने 7, यहाँ पे 7 डाला, यहाँ पे के की वैल्यू, यहाँ पे कूलम्स चार्ज की वैल्यू, ये वाला चार्ज जो 4 पे पड़ा हुआ है, और ये वैल्यू आ गई। ये तो इन्होंने मालूम करने का कहा था इसलिए कि अगला सवाल करना चाह रहे थे, ये इसको मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो ऐसे ही ग्राउंड वर्क बनाया है। असल सवाल अब है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज 0। गॉसेस लॉ ये कहता है कि अगर इस सर्कल के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है तो इस पूरे सर्कल के अंदर नेट फ्लक्स भी 0 होगा, इनवर्ड और आउटवर्ड। नेट फ्लक्स का मतलब यही होता है क्या है कि वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, दोनों का सम। तो इसके अंदर जो इनवर्ट फ्लक्स होगा वो कौन सा होगा, जो इस वाली सरफेस से इन हो रहा होगा और इवेंचुअली वो इस वाली सरफेस से आउट हो रहा होगा, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। एक मिनट देखो कोई मैसेज नहीं है। अच्छा, कुलदीप आना चाह रहे हैं लेकिन आउटसाइड से आना चाह रहे हैं, क्यों करें, आउटसाइड तो डिस्टर्ब ना करे कोई आउटसाइड से आके ना। अलाउ तो कर दिया है लेकिन बेटा आप लोग जो है ना सिर्फ डीएसयू के अकाउंट से आया करें, बिकॉज गूगल मीट का फायदा ये है कि डीएसयू अकाउंट से आने की वजह से कोई आउटसाइडर इसके अंदर नहीं आ सकता। और लास्ट टाइम आप आए भी थे सारे के सारे डीएसयू अकाउंट से, आज क्यों पता नहीं आउटसाइडर से आ रहे हैं। आउटसाइडर मीन्स प्रॉब्लम, बहुत तंग करते हैं कभी कभी ना, कोई इधर उधर के लोग आते हैं। अच्छा, पार्ट सी। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द नेट फ्लक्स टू द स्फीयर इज 0, क्योंकि इसके स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज नहीं पड़ा हुआ ना, बाहर ही है चार्ज, तो इसका नेट फ्लक्स 0 होना चाहिए, बिकॉज इट कंटेन्स नो चार्ज। Yet the field due to the external charge is much stronger on the near side of the sphere at x is equal to 3 than on the far side at x is equal to -3। तो वो ये कह रहा है कि अच्छा, कि यहाँ वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो फील्ड होगी वो तो बड़ी स्ट्रांग होगी क्योंकि ये सारा सरफेस इस चार्ज के करीब है, और यहाँ पे जो है फील्ड वो स्ट्रांग नहीं होगी क्योंकि वो चार्ज क्योंकि ये दूर है, ये वाली सरफेस, ये वाली स्फीयर की द फार साइड। तो अब सवाल कर रहा है वो, ये तो सिनेरियो मैंने समझा है, सवाल ये कर रहा है हाउ देन कैन द फ्लक्स इनटू द स्फीयर ऑन द नियर साइड इक्वल द फ्लक्स आउट ऑफ इट ऑन द फार साइड, एक्सप्लेन, आई स्केच विल हेल्प। वो ये कह रहे हैं वो ये कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है इस वाले से फेस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मच वीकर है, देख लिया ना यहाँ पे करके भी, वैल्यूज में भी देख लिया, ये है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 और ये है 9.8 मल्टीप्लाई बाई जस्ट 100, तो ये बनता है तकरीबन 918 और ये बन जाता है 4500 नहीं 45,000, दिस इज 45,000 एंड दिस इज जस्ट 918, तो ये 1000 हो गया तकरीबन, सो 900 हो गया ये, और ये 45,000 हो गया। बहुत ज्यादा फर्क है, 100 टाइम्स का फर्क है, मोर देन 100 टाइम्स का फर्क है, या कितना पता नहीं, शायद देख लें, ये 2 है ये 4 है, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू का फर्क है ना, यहाँ पे 4.5 है यहाँ पे 9 है, तो ये तो 100 हो गया और ये 2 का फर्क हो गया, तो 50 टाइम्स का फर्क है, ऑलमोस्ट इट्स जस्ट लाइक 50 टाइम्स का फर्क, यहाँ पे 50 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के मुकाबले में। और फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो दोनों का एरिया तो सेम है, इधर से इन हो रहा होगा इधर से आउट हो रहा होगा, दोनों का एरिया तो सेम है, तो चीज एक जब स्ट्रांग है एक तरफ दूसरी तरफ वीक है, तो कैसे हो गया ये कि नेट फ्लक्स इज 0 इनवर्ट एंड आउटपुट। तो ये वाला ऐसा सवाल था जिसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया, मैंने कहा बात तो सही कर रहा है। देन आई जस्ट as I they just had hinted according to their hint I just sketched कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ से लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन हो रही हैं, यहाँ से आउट हो रही हैं,
तो कैसे हो सकता है कि ये दोनों यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे वीक है, दोनों एरिया भी बराबर है। देखें ये सारा एरिया जहाँ से आउट हो रही है, द राइट साइड ऑफ द स्फेयर, एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द स्फेयर जहाँ से इन हो रही है। तो ये कैसे हो सकता है? तो मैंने स्केच बनाया और वहीं से मुझे इसका क्लू मिला, और मैंने कहा कि अच्छा हाँ ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या है कि देखें, द क्लू इज व्हाट इज द रीजनिंग कि कैसे बराबर हो जाएगा। द रीजनिंग इज द फ्लक्स इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई ए तो कांस्टेंट है दोनों साइड पर, मल्टीप्लाई बाई द कॉस थीटा। तो ई यहां पर स्ट्रांग है, यहां पर वीक है, एरिया यहां पे बराबर है, यहां पर भी बराबर है। तो द व्हाट इज द आंसर? एंगल्स का फर्क है। यहां पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो छोटे छोटे एंगल्स बन रहे हैं बिटवीन ई एंड ए की डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज आउटवर्ड। तो यहाँ पे छोटे छोटे एंगल बन रहे हैं, और जब एंगल छोटे होते हैं, ये फिजिकल जो इसका सेटअप है ना, इसकी वजह से यहाँ पे जो ई और ए के अंदर एंगल्स बन रहे हैं वो छोटे बन रहे हैं, कम छोटी वैल्यू है। तो एंगल डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्ट इज ए की डायरेक्शन, डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे एंगल छोटे बन रहे हैं, और कॉस ऑफ जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो ई ए मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस ऑफ थीटा है फ्लक्स। तो यहाँ पे एंगल छोटे हैं, इसका मतलब कॉस की वैल्यू ज्यादा आएगी, कॉस ऑफ जीरो इज 1। लेकिन छोटे एंगल होंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी कॉस की। और यहाँ पे एंगल्स बड़े बड़े हैं, ई के दरमियान देखें एंगल, ये ई यूं जा रहा है और डायरेक्शन यूं जा रही है, एंगल्स बड़े बड़े हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दीज लार्जर एंगल्स, ग्रेटर एंगल्स, कॉस की वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ पे ई स्ट्रांग होने के बावजूद, क्योंकि एंगल का मसला है, एंगल यहाँ पे बड़े बड़े हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू लेसर होगी। तो इवेंचुअली यू विल गेट द सेम आंसर। द आंसर इज ड्यू टू द एंगल्स, जो ये एंगल्स है ना इसमें। तो दिस इज इट फॉर टुडे। और अटेंडेंस यू आर 23 पीपल ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आई विल जस्ट मार्क देम ऑल प्रेजेंट, एंड सो दैट आई जस्ट हैंग अप नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई कैन जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। मतलब अगर क्वेश्चंस आ जाएगा तो वी विल नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू 1 मिनट, आई हैव एम्पल टाइम, इनफ टाइम अवेलेबल। लेकिन अगर सवाल नहीं आया तो मैं 1 मिनट के अंदर इसको हैंग करूंगा। ओके, कोई सवाल चैट पे पूछ लें। अटेंडेंस का मैंने आपको बता दिया है। चलें, कोई कह दे नो क्वेश्चन तो फिर मैं हैंग अप करूं। हैंग अप, आई एम जस्ट गोइंग टू हैंग अप इन 5 seconds। 1 2 3 4 5। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। यार ये अटेंडेंस का क्या हुआ? लग गई, सबकी लग गई। ठीक, अजीब ही साउंड कर रहा है।